अगर आप नए साल में ट्रेन से कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक ज़रूरी खबर है। इंडियन रेलवे ने यात्री किराए बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, अब सफ़र थोड़ा महंगा होने वाला है। तो ट्रेन का किराया तो बढ़ गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या ये आम आदमी की जेब पर एक और बोझ है या फिर ये रेलवे की कोई मजबूरी थी? आज हम इसी सवाल की जड़ तक पहुंचेंगे। मेगा माइंड अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस और गवर्नेंस के जुड़ा एक बहुत ही ज़रूरी करंट अफेयर्स इशू है। ये सिर्फ हमारी रोज़ की ज़िंदगी से ही नहीं जुड़ा, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से भी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज की हमारी चर्चा इन 6 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमेगी। सबसे पहले देखेंगे कि किराया बढ़ा क्यों है, फिर रेलवे का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे, सरकार का क्या तर्क है वो भी जानेंगे, और हाँ, आम आदमी पर इसका क्या असर होगा, साथ ही रेलवे के पास आगे के रास्ते क्या हैं, और आखिर में एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक इतना ज़रूरी क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये किराया बढ़ा तो है, पर इसकी डिटेल्स क्या है। सरकार इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल कर रही है, फेयर रैशनलाइजेशन। अब ये फेयर रैशनलाइजेशन या किराया युक्तिकरण है क्या? देखिए, इसका मतलब सिर्फ किराया बढ़ाना नहीं होता। इसका असली मकसद है टिकट की कीमतों को रेलवे के जो असल खर्चे हैं ना, उसके करीब लेकर आना। मतलब यात्रा कितनी लंबी है, ट्रेन कौन सी है और सर्विस कैसी है, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर दाम तय करना। तो असल में बदला क्या है? अगर आपका सफर 215 किलोमीटर से कम का है तो कोई बदलाव नहीं, राहत की बात है। लेकिन अगर सफर इससे लंबा है तो फिर साधारण क्लास में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर ज्यादा देने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 1-2 पैसे से क्या ही फर्क पड़ता है, इतना हल्ला क्यों? बात यह है कि भारत में रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है। और ये जो छोटी सी बढ़ोतरी दिख रही है ना, ये सब मिलाकर सरकार के खजाने में हर साल करीब 600 करोड़ रुपए डालेगी। जी हाँ, 600 करोड़। हाँ, लेकिन यहाँ एक राहत की बात जरूर है। ये जो किराया बढ़ा है, ये सबर्बन ट्रेन्स, मतलब जो अपनी लोकल ट्रेनें होती हैं, उन पर लागू नहीं होगा। और जो लोग मंथली सीजन टिकट यानी एमएसटी पास लेकर सफर करते हैं, उन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों की जेब पर इसका सीधा बोझ नहीं आएगा। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर रेलवे को ये कदम उठाना ही क्यों पड़ा? ऐसी क्या नौबत आ गई? इसको समझने के लिए हमें रेलवे का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करना होगा। देखिए, किसी भी रेलवे की आर्थिक सेहत को मापने का एक बहुत ही जरूरी पैमाना होता है, ऑपरेटिंग रेशियो, जिसे शॉर्ट में ओआर कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे कितने रुपए खर्च कर रहा है। और जाहिर सी बात है, ये नंबर जितना कम हो उतना ही अच्छा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो इस वक्त 98% के खतरनाक लेवल पर है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि रेलवे हर 100 रुपए जो कमाता है, उसमें से 98 रुपए तो बस उसे चलाने में, स्टाफ की सैलरी और पेंशन देने में ही खर्च हो जाते हैं। मतलब विकास के लिए, नई पटरियां बिछाने के लिए, स्टेशनों को चमकाने के लिए उसके पास बचते हैं सिर्फ 2 रुपए। और अगर हम इसकी तुलना दुनिया के दूसरे बड़े रेलवे नेटवर्क से करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। जापान का ऑपरेटिंग रेशियो 65 से 70% के बीच है, फ्रांस का 75 से 80%, और हम कहाँ हैं? 98% पर। यह वाकई में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है पैसेंजर टिकट्स पर दी जाने वाली भारी सब्सिडी। आपको पता है, आपके टिकट की जो कुल लागत होती है ना, उसका करीब 55% हिस्सा तो रेलवे खुद अपनी जेब से भरता है। मतलब अगर आपको कहीं ले जाने में रेलवे का 100 रुपए का खर्चा आता है, तो वो आपसे टिकट के सिर्फ 45 रुपए लेता है। बाकी के 55 रुपए कहाँ से आते हैं? वो आते हैं मालगाड़ियों से होने वाली कमाई से। इसी को क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। तो अब रेलवे की इस डावाडोल आर्थिक हालत को देखते हुए सरकार का क्या कहना है? सरकार का तर्क ये है कि ये जो किराया बढ़ाया गया है, ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक जरूरत है। तो सरकार कह रही है कि ये जो एक्स्ट्रा 600 करोड़ रुपए आएंगे, उससे बहुत जरूरी काम होंगे, जैसे कि सेफ्टी के लिए कवच जैसा एंटी कोलिजन सिस्टम लगाया जाएगा, अमृत भारत स्कीम के तहत पूरे देश में स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा और रेलवे को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। सरकार का सवाल सीधा है, आखिर कब तक रेलवे टैक्स पेयर्स के पैसे के भरोसे चलेगा? अच्छा, यहाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको इकोनॉमी और करंट अफेयर्स को एग्जाम के नज़रिए से समझने में इस चर्चा से मदद मिल रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।
चलिए, अभी तक तो हमने सरकार और रेलवे की बात समझी, लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो अब सवाल ये है कि इस बढ़ोतरी का आम आदमी पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, कई क्रिटिक्स और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वंदे भारत और प्रीमियम ट्रेनों के ज़माने में कहीं ना कहीं साधारण क्लास के मुसाफिरों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस तरह किराया बढ़ाने का सबसे ज़्यादा असर लोअर और मिडिल क्लास पर पड़ता है, जिनके लिए लंबी दूरी की ट्रेन कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। और एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या रेलवे के पास कमाई बढ़ाने के और रास्ते नहीं थे? मतलब क्या स्टेशनों पर विज्ञापन से या अपनी इतनी सारी जमीन को किराए पर देकर नॉन फेयर रेवेन्यू नहीं बढ़ाया जा सकता था? आलोचकों का यही कहना है कि सारा बोझ हमेशा सीधे यात्री पर ही क्यों डाल दिया जाता है। तो ये पूरी बहस जो है ना, ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पे लाके खड़ा कर देती है कि आखिर हमें भारत को किस तरह के रेलवे की ज़रूरत है। और देखा जाए तो हमारे सामने मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। पहला मॉडल तो वही है, सामाजिक जीवन रेखा वाला, जो सालों से चला आ रहा है। इसमें फोकस इस बात पर होता है कि किराया कम रहे और ट्रेन सब तक पहुंचे। दूसरा मॉडल है एकदम कमर्शियल, मतलब यूजर पे करेगा और रेलवे प्रॉफिट पर चलेगा। और तीसरा है हाइब्रिड मॉडल, यानी एक बैलेंस्ड रास्ता, जहां जरूरत वाले रूट्स पर सब्सिडी भी दी जाए और प्रीमियम सर्विसेज से पैसा भी कमाया जाए। और अब, जैसा कि हमने शुरू में कहा था, चलिए देखते हैं कि ये पूरा टॉपिक एग्जाम्स, खासकर यूपीएससी जैसे इम्तिहानों के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये टॉपिक सीधा सीधा यूपीएससी सिलेबस के कई हिस्सों से जुड़ता है। गवर्नेंस में ये पीएसयूज में डिसीजन मेकिंग का केस है। पब्लिक फाइनेंस में ये सब्सिडी, फिस्कल डिसिप्लिन और क्रॉस सब्सिडी का टॉपिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये फंडिंग की चुनौतियों को दिखाता है। और सोशल जस्टिस में ये दिखाता है कि कीमतों का असर कमजोर वर्गों तक जरूरी सेवाओं की पहुंच पर कैसे पड़ता है। तो आखिर में सवाल फिर वही है, इन सारे तर्कों और फैक्ट्स को जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या रेलवे का किराया बढ़ाना आज के हालात में एक सही फैसला है, या फिर सरकार के पास इससे बेहतर रास्ते भी थे? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही जरूरी टॉपिक्स पर एक क्लियर और डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।